हम लोग लास्ट क्लास में बात नहीं करो, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बोले इनहेरिटेंस के लिए जो मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में पढ़ रहे थे। आपका लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज समझा के गए थे, हम उन चीजों का एनसीईआरटी से कनेक्ट करेंगे, कहां से हमने कौन सी लाइन पढ़ाई थी, क्यों पढ़ाई थी। पहली लाइन आपकी कह रही है कि आपका जेनेटिक्स के बारे में पहली बार फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। और मेंडल के समय पे कौन था, वो कौन सी चीज थी जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? फैक्टर। आपकी जेनेटिक्स की बुक में पहली लाइन लिखी हुई है कि मेंडल के जमाने से हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस होता है और इनहेरिटेंस करने के लिए कोई मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम उस समय लेकिन हम लोग फैक्टर नाम से जानते थे। क्लियर है? लेकिन फैक्टर क्या होता है क्या नहीं होता हम नहीं जानते थे। फैक्टर के बारे में उस समय जानते थे कि मेंडल बोलते थे फैक्टर कोई चीज है, वो मॉलिक्यूल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पहले हम जानते थे फैक्टर नाम से। बाद में मालूम चल चुका है, आज के डेट में हम जान चुके हैं कि वो चीज जो आपके एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में वो मॉलिक्यूल जो ले जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, वो कुछ और नहीं है, डीएनए है। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि वो क्या है, डीएनए है या फिर आरएनए है। और डीएनए और आरएनए को एक साथ कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, डीएनए एंड आरएनए बोथ, दोनों हो सकता है। ये दोनों है, आप इसको भी न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो, इसको भी न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो और दोनों को न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो, तीनों ही सही है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे गलत हो जाएगा क्या? डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड और डीएनए एंड आरएनए बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड, तो भी सही है, चलेगा। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, दो में से कोई एक या दोनों। डीएनए आपके मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस का काम कौन करता है? डीएनए का। लेकिन सब ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी बिहेव करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि वायरस। वायरस के शरीर में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं क्विक में। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए करता है। अब आपका बात करेंगे हमारे शरीर में क्या होते हैं, तो हमने बोला हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, प्रेजेंट दोनों है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कौन करता है? डीएनए। ठीक है, धीरे से इधर से निकल जाओ, उधर मत डिस्टर्ब करो, इस साइड से निकल जाओ। पॉसिबल है? कोई बात नहीं, धीरे से निकलो, इसको डिस्टर्ब किए बिना। क्या पॉज नहीं होगा, बंद होगा, तो कहां दबाना है। तो इतनी बात समझ में आ गई थी लास्ट क्लास में कि डीएनए या आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है और ये आपका जेनेटिक इनहेरिटेंस का काम करते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए होता है। आरएनए कब करेगा? जब डीएनए नहीं होगा। जहां पर डीएनए नहीं होगा वहां पर ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज आरएनए आपका डीएनए की प्रेजेंस में जेनेटिक मटेरियल तरह बिहेव नहीं करता। तो हमारे शरीर में आरएनए है या नहीं है? लेकिन जेनेटिक मटेरियल है हमारा कि नहीं है? नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है। हमारे शरीर में आरएनए के काम क्या क्या है? तो आपकी बुक ने लिखा है बहुत सारे काम करता है। पहला काम है मैसेंजर का काम करता है, ठीक है, मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। ये लाइन देख लो, अंडरलाइन कर सकते हो, मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। आरएनए हैज एडिशनल रोल, आरएनए के कुछ और भी काम है, जैसे कि फंक्शन एज एडॉप्टर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एडॉप्टर की तरह काम कौन करता है, तो आंसर होगा आरएनए। और कौन सा आरएनए? टी आरएनए। टी आरएनए एडॉप्टर से काम करता है। एडॉप्टर का मतलब समझ में आता है आपको? चार्जर को एडॉप्टर कहते हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने वाली चीज को एडॉप्टर कहते हैं। जैसे लैपटॉप का एडॉप्टर, मोबाइल का एडॉप्टर, समझते हैं ना? तो वैसे यहाँ पर एडॉप्टर की तरह काम करता है, डिटेल में आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो आरएनए एडॉप्टर की तरह बिहेव करता है, स्ट्रक्चरल बिहेव करता है, स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है इन सम केस। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है कैसे? आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपको मालूम है, आरएनए और राइबोसोमल आरएनए से क्या बनता है आपके शरीर में? आपके शरीर में राइबोसोम जो है उसका जन्म कैसे होता पता है? राइबोसोम सेल ऑर्गेनल से आपके बॉडी का, और राइबोसोम का जन्म दो चीजों से होता है। राइबोसोम का जन्म होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन आपस में मिक्स हो जाएगा तो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? राइबोसोम। तो आपके शरीर में राइबोसोम बनाने का काम कौन करता है? आरएनए ही कर रहा है। कौन सा आरएनए करता है? आरएनए, इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, तो आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर आपके शरीर में कुछ स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, जैसे कि राइबोसोम। तो राइबोसोम जो आपके बॉडी में बनते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के मिक्सचर से बनते हैं। याद रखना इतनी सी बात, इस सेल चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, आरएनए प्लस प्रोटीन।
तो आपके शरीर में स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है और आपका कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स की तरह भी बिहेव करता है। कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स बोले तो एंजाइम्स की तरह, और एंजाइम आरएनए एंजाइम से बिहेव करेगा तो इसको राइबोजाइम के नाम से जानेंगे। व्हेन आरएनए बिहेव एज अ एंजाइम देन इट विल कॉल राइबोजाइम। तो राइबोजाइम का नाम सुना है आपने? राइबोजाइम किस आपको पता है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। सारे एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं लेकिन राइबोजाइम आरएनए का मॉलिक्यूल से। जब आरएनए बिहेव करता है एंजाइम की तरह तो उसे राइबोजाइम कहते हैं। हमने आरएनए के काम क्या क्या पढ़ लिया? पहला मैसेंजर की तरह काम करता है, दूसरा एडॉप्टर की तरह काम करता है, तीसरा स्ट्रक्चरल बनाने का काम करता है, चौथा काम कैटालिटिक एंजाइम की तरह बात करता है, बिहेव करता है। ठीक है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है। इतने सारे इसके आरएनए के काम है। और कभी कभी किसी किसी के बॉडी में एज अ जेनेटिक मटेरियल भी वर्क करता है। किसकी बॉडी जेनेटिक मटेरियल से बिहेव करता है? सम वायरस। और वो कौन से वायरस होते हैं? सम वायरस, डीएनए वायरस या आरएनए वायरस? हाँ, वायरस के शरीर में कोई एक ही चीज हो सकती है एट टाइम। डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। जबकि हमारे शरीर में दोनों होते हैं। हम सबके शरीर में, प्लांट हो, एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबके शरीर में दोनों पाया जाता है। लेकिन वायरस इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनके शरीर में या तो डीएनए होता है तो आरएनए नहीं होता, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। एनीवन एक्सेप्शन कुछ हो सकता है अगर हुए तो, वरना जनरली वायरस को एक लाइन पे कहते हैं वायरस हैव ओनली डीएनए और आरएनए। ठीक है, कोई एक्सेप्शन होगा तो देखना पड़ेगा, लेकिन जनरली वायरस में कोई एक ही चीज होती है। कॉन्सेप्चुअल जान लो, कोई एक होगा, बाकी दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में दोनों होता है। चले आगे। तो हमने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ लिया, फैक्टर के बारे में पढ़ लिया, और पहला पेज एनसीईआरटी का जो आपका है लगभग बता दिया। एनसीईआरटी के इस पेज, इधर से निकल जाना। एनसीईआरटी के इस पेज में आपका और बोलना चाह रहा है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उस सबकी आपको एक समरी दिया है। तो मुझे इसमें ये समझ नहीं है कि स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में आगे आएगा डिटेल में। आपके बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, आवाज नहीं करो, आपके बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, ये कहना चाह रहा है। आपके बॉडी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर राइबोसोम आपके शरीर में जो बनता है वो आरएनए की मदद से बनता है, स्ट्रक्चर बनाता है आपके बॉडी के कुछ। अब आगे चल सकते हैं। ये पेज में लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ये समझाने की कोशिश कर रहा है में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबको पता है, जो पढ़ेंगे तो पढ़ लेना। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। ठीक है, अगला पैराग्राफ में एक वर्ड यूज किया है जीनोम, उसको बताया कुछ नहीं है, बस वर्ड यूज किया है। पहले नेक्स्ट पेज में आपको एक वर्ड यूज किया है जीनोम। जीनोम का मतलब बस क्लियर कर लो, वन सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। आपके शरीर में जितने भी क्रोमोसोम है उनका एक सेट तैयार किया जाए तो उसको जीनोम कहते हैं। डिफिनेशन याद रखना, वन सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल या इन ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिज्म या अ सेल। एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में जितने भी क्रोमोसोम है उनके एक सेट को कहते हैं जीनोम। तो जीनोम वर्ड आपको क्लियर हो गया कि जीनोम वन सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम। आपके शरीर में कितने क्रोमोसोम है? 33 पेयर। कितने हैं? 23 पेयर है। 46 क्रोमोसोम है, मतलब मेरे शरीर में 23 पेयर है। पेयर मतलब जोड़े में 23 दो बार है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मेरे शरीर में। समझ में आ रही बात? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है मेरे शरीर में। तो हमारे शरीर में जीनोम में कितने होंगे? 1 सेट कर दो, 2 सेट है हमारे पास, 23 पेयर है। आंसर होगा जीनोम में हमारे 23 क्रोमोसोम है। 23 या 23 पेयर? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जबकि हमारे बॉडी में 23 मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मेरे जीनोम में कितने हैं? ओनली 23। 1 सेट केवल लेना है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम पूछा जाएगा, अगर वो 2n नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादातर होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का नंबर बता दिया जाए, नंबर क्रोमोसोम का नंबर, और उसमें जीनोम का नंबर पूछा जाए तो उसका आधा कर देना सीधे। आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो पहला चैप्टर था उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर लिखे हुए हैं, एक तरफ जीनोम का नंबर लिखा हुआ है। अब वहां से चार्ट भी देख लेंगे एक बार। सबसे पहला चैप्टर 12th का। अगली बात है डीएनए का स्ट्रक्चर की ओर ले चलता है अपन। अगला पैराग्राफ एनसीईआरटी का कहता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो पहली लाइन लिखी है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है?
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियो, डीऑक्सी हटा देना, आरएनए के लिए पूछेगा तो राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के लिए पूछेगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड है। जैसे इससे पूछे न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का है। डीएनए के लिए पूछे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और सिर्फ आरएनए के लिए पूछे तो राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब अगली क्वेश्चन, अगला लाइन पूछे कि होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर क्यों मालूम चला? क्योंकि 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड मिलकर 5 तरह कैसे होते हैं, लेकिन उनमें से 5 में से 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए या फिर आरएनए बनाते हैं, इसलिए आरएनए और डीएनए दोनों ही हेट्रोपॉलीमर है। अगली लाइन, लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए कितना बड़ा होगा किस बात पर डिपेंड करता है? कितने मोनोमर आकर जुड़े। कोई भी पॉलीमर कितना बड़ा होगा किस पर डिपेंड करेगा? कितने सारे मोनोमर जुड़े हैं। क्या मोनोमर का नाम क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो। अगर 2-4 जुड़े हैं छोटा डीएनए होगा, बहुत सारे जुड़े हैं बहुत बड़ा होगा। कितने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं उस पर आकर अटैच्ड है, उस पर डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ डीएनए। तो कहता है लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़े हैं इस बात को डिफाइन करती है उसकी लेंथ। और बोलता अगली लाइन बोलता है दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हो सकता है। हर ऑर्गेनिज्म में इसका नंबर फिक्स होता है, इसकी गिनती इनफाइनाइट नहीं होती, अलग वेरी नहीं करती, फिक्स होती है किसी चीज के लिए। तो देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए आपकी बुक में लिखा है, जैसे बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है 5174। ये आपने बैक्टीरियोफेज का नाम सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको आया होगा। ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया नहीं है, वायरस ही है। क्लियर है ना? बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मीन्स ईटिंग। बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है ये बैक्टीरियोफेज। PHAGE लिखना, फेज मतलब ईटिंग होता है, SE लिख दोगे तो हो जाता है स्टेज। सेल डिवीजन में फेज की स्पेलिंग SE लिखते थे, स्टेज होता था वहां पर। यहाँ GE फेज मतलब ईटिंग होता है। तो बैक्टीरिया ईटिंग, बैक्टीरिया को ईट करने वाला एक वायरस का नाम है 5174। और इस वायरस के शरीर में आपकी बुक में लिखा है न्यूक्लियोटाइड की गिनती 5386। इसमें गिनती याद करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक सेट कर लो। 5386 इसकी गिनती है न्यूक्लियोटाइड की। इसके न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं इसमें? तो आप देखिए 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक और बैक्टीरियोफेज का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है लैम्डा। लैम्डा बैक्टीरियोफेज की बात करें तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज है, इसमें गिनती अलग है। लैम्डा भी एक बैक्टीरियोफेज है, और इस बैक्टीरियोफेज में इसकी गिनती फिक्स है। कितनी? ये आसान से याद कर सकते हैं, आपका 4850 टू 4850 में 2 का डिफरेंस है। 48 और 50 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो 48 और 50 में 2 का डिफरेंस है, 48 52। बेस पेयर है ये सब। बेस पेयर मतलब एक है 2 है, डबल हो जाएंगे। हाँ, तो बेस पेयर है। ई कोलाई का लिखा हुआ अगला, ईस्टीरिया कोलाई, शॉर्टकट में ई कोलाई बोलते हैं। बैक्टीरिया है ये दोनों वायरस थे, ये बैक्टीरिया है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ईस्टीरिया कोलाई इसका फुल फॉर्म है। वाटर में रहता है, पानी में रहने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जनरली तो नुकसान नहीं करता, लेकिन कभी कभी यूरिनल इन्फेक्शन वगैरह इससे हो जाते हैं। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, पानी में आराम से नॉर्मल रहता है, इस पानी में भी होगा। ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है, मत पीना। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके शरीर में से गिनती 6 है। 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 बेस पेयर। बीपी मतलब बेस पेयर लिखा हुआ है। ये गिनती आपको याद करनी पड़ेगी, ये इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई ट्रिक बना लो वहां चला जाए तो। अगली लाइन कहती है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। हमारे बॉडी का याद रखना, अपने बॉडी का कम से कम याद करना है। ये सब बैक्टीरिया वायरस का तो कर ही लोगे। ह्यूमन के डीएनए के हैप्लॉइड सेट की बात कर रहे हैं, मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, आधे की बात कर रहे हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ डीएनए का देखा जाए तो हमारे हैप्लॉइड नंबर ऑफ डीएनए में कितना बेस पेयर होता है? 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। अपने लिए जरूर याद रखना, 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये ह्यूमन के लिए हैप्लॉइड
सेल की। हैप्लॉइड ह्यूमन के केस में हाँ याद तो सभी करना है, लेकिन अब करने का तरीका अपने हिसाब से सोच लेना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ कम इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन का कम से कम अपने बारे में जरूर अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी में दिया तो सभी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, अगर आपको पहचानने के लिए दे दिया बस नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताया दे दिया, इस न्यूक्लियोटाइड बता दिया, इतने न्यूक्लियोटाइड है एक ऑर्गेनिज्म में, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा तो आपको गेस भी कर सकते हैं इससे ये वो होगा। कहां पर 4.6 लिखा हुआ है, 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। यू नहीं है 4 है भैया, ये लो फिर से लिखते 4 है ना, 4.6। कोई बात नहीं, समझ जाओ, मुंह से बोल देते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो चलेगा। इतनी बात, ये वाला पैराग्राफ भी हमने क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो वो भी हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था आपको। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करा देते हैं। हमने कहा था डीएनए जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है किससे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है। देख लेते हैं डीएनए जो बना है, डीएनए या आरएनए बात करें, डीएनए की बात करें तो डीएनए बना हुआ है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बने हैं, न्यूक्लियोसाइड से, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से या फॉस्फोरिक एसिड से। और न्यूक्लियोसाइड किससे बना था, दो चीजों से, शुगर प्लस नाइट्रोजनस। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल जाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। कितना सा चीज पढ़े थे हम लोग। तो लास्ट क्लास में मैंने सबका डायग्राम एक करके बताने की कोशिश की थी। शुगर दो तरह की होती है, राइबोज शुगर और दोनों ही पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब कार्बन की गिनती 5 होगी, और इसका शुगर का डायग्राम बनाए थे, 5 कार्बन होंगे इसलिए इसका डायग्राम बनाए थे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बन गया। और इसमें आपके एंगल रखेंगे, झंडा फहराएंगे तो ये बन गया OH। इसके पैर लगाएंगे OH, इसका भी पैर लगाएंगे OH, और यहां पर रहेगा CH2OH। और ये डायग्राम है आपका राइबोज शुगर का। नंबरिंग कर सकते हो, यहां पर ये नंबर हो गया एंगल नंबर 1 2 3 4, और ये ऊपर में 5 CH2OH यहां पे लगा हुआ है। ये 5 नंबर कर दिए हमने, 1 से 5 तक नंबरिंग कर दिया इसका। ये है राइबोज शुगर। इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो C5H10O5, ये फॉर्मूला है इसका। अगर इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर में बनाना है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है, तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा और सेकेंड नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन लॉस कर देगा, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी। डी मतलब रिमूव होना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और इसलिए डीऑक्सी कहलाएगा। किसके फॉर्मूले से, राइबोज शुगर के फॉर्मूले से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बना दें अगर हम, तो सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या होगा देखो फिर से बना देते हैं। यहां पर सेम OH रहेगा, ये वाला OH जो है यहां से O गायब हो जाएगा, सिर्फ H बचेगा। ये OH वैसा का वैसा रहेगा, यहां CH2OH वैसा का वैसा ही रहेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस है कि यहां का एक O गायब हो गया और एक O कम होने की वजह से इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन से नंबर पोजीशन से हटा, सेकेंड नंबर पोजीशन से। क्यों हटा, स्टेबिलिटी के लिए हटा, मोर स्टेबल होना चाहता था, या अनस्टेबल था, स्टेबल बनना चाहता था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10O4, डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला है ये। इसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। समझ में आ रही बात, रिकॉर्ड हो रहा ठीक से, चलेगा, बोर्ड दिख रहा है, चलेगा। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में C5H10O5 से C5H10O4 बन जाएगा, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, यही है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब बात कर रहे थे डीएनए होगा तो ये वाली शुगर होगी, आरएनए होगा तो ये वाली शुगर बनाएंगे डायग्राम। नेक्स्ट था नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेस पढ़ाए थे आपको, प्यूरिन और पिरामिडिन। अगर प्यूरिन की बात करें तो ये फिर दो तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडिन की बात करें तो 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, हाइमिन, ऑब्लिक यूरेसिन।
थायमिन या यूरेसिल में से कोई एक समय पे हो सकता है। अगर थायमिन रहेगा तो यूरेसिल नहीं रहेगा, यूरेसिल रहेगा तो थायमिन नहीं रहेगा। कब कौन रहेंगे किस बात पर डिसाइड होता है? डीएनए रहेगा तो थायमिन आएगा, और अगर आरएनए रहा तो यूरेसिल रहेगा। तो आरएनए केस में यूरेसिल रहेगा और डीएनए केस में थायमिन। एक इंटरेस्टिंग वाला की बुक लिखी है, 5-methyl uracil is another chemical name of thiamine। थायमिन का एक और नाम भी है 5-methyl uracil। 5-methyl uracil मतलब थायमिन ही होता है, तो थायमिन का सेकंड नेम 5-methyl uracil। अगर बोले डीएनए में 5-methyl uracil प्रेजेंट होता है, स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। 5-methyl uracil का मतलब हो गया थायमिन। ठीक है, मिल गई लाइन? कहीं पर लिखी है, थोड़ा दूर में लिखी है लेकिन लिखी है कहीं ना कहीं। इधर लिखिए। हाँ, तो 5-methyl uracil ब्रैकेट के अंदर है। हाँ, 5-methyl uracil को ही थायमिन कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है और बच्चे गलत भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है डीएनए में 5-methyl uracil प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? हाँ, प्रेजेंट रहता है। यूरेसिल एब्सेंट होता है, लेकिन 5-methyl uracil, तो थायमिन का ही दूसरा नाम है 5-methyl uracil। ठीक है, यहां से क्वेश्चन फंसाकर पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूरेसिल देखकर मना मत कर देना कि डीएनए में यूरेसिल तो था ही नहीं सर, बोले थे यूरेसिल नहीं होता, चलेगा। थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन तीनों पिरिमिडीन है। इनमें से तीन में से कोई दो ही पिरामिडीन एक समय में पाए जा सकते हैं। डीएनए होगा तो साइटोसिन और थायमिन, और आरएनए होगा तो साइटोसिन और यूरेसिल। छोटा नाम बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा नाम छोटा स्ट्रक्चर, ये ट्रिक याद रखना। तो अगर इसका डायग्राम पहचानने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है, अगर एक रिंग वाला डायग्राम है तो पक्का वो पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन का डायग्राम 1 रिंग का बनेगा, और अगर 2 रिंग से बना है स्ट्रक्चर तो प्यूरिन होगा। प्यूरिन का नाम छोटा है इसलिए बड़ा स्ट्रक्चर होता है 2 रिंग वाला, और पिरिमिडीन का नाम छोटा है इसलिए एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाम बड़ा काम छोटा। इतनी बात क्लियर थी। अब अगला टॉपिक ये था फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का डायग्राम भी आपको कल बता चुके हैं। फॉस्फोरिक एसिड का डायग्राम फॉर्मूला होता है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। इसमें P कितने हैं? 1 है, सेंटर में डाल दो P को, और O कितने हैं? 4। चारों कोने में एक O लगा दो, एक O इधर, एक उधर, एक O इधर, एक और इधर, चारों कोने में एक O लगा दिए। H कितने? 3 ही जगह H पहुंच पाएंगे, तो एक कोने में इधर दे दिए, एक इधर दे दिए और एक इधर दे दिए। 3 तरफ H चला गया, और एक तरफ H नहीं गया तो O की बैलेंसिंग हम डबल बॉन्ड कर देंगे यहाँ पर, बस खत्म हो गया। ये है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने आप लिख सकते हो। P को सेंटर में लिख दिए, 1 था, O 4 थे, चारों तरफ उसको लगा दिए, और 3 H थे तो 3 तरफ लगा दिए, एक तरफ नहीं लगेगा। ये है किसका फॉर्मूला? फॉस्फोरिक एसिड का। एसिड नाम से मालूम चल रहा है, फॉस्फोरिक एसिड इज अ एसिड। चल रहा है क्लियर बात? इसीलिए डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो डीएनए का आपका नेचर पूछा है, एसिडिक नेचर होता है, बेसिक नेचर का, वैसे नाम से मालूम चल रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म